हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को भव्य जो आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारी राजस्थान हिस्ट्री क्लास में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। कल हमने जाना था महाराणा सांगा के बारे में। अब आज की क्लास में चालू करने से पहले करते हैं कल का रिवीजन। तो कल हमने महाराणा सांगा के बारे में क्या पढ़ा था कि कैसे वे अपने भाइयों से उत्तराधिकारी संघर्ष में बच निकल कर कहां पर शरण लेते हैं, श्रीनगर के करमचंद पवार के पास में शरण लेते हैं। बाद में उनके भाई जयमल और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में क्या होता है, उन्हें वापस मेवाड़ बुलाया जाता है और मेवाड़ का क्या बना दिया जाता है, उन्हें महाराणा, नया महाराणा, महाराणा रायमल के बाद में महाराणा सांगा को बनाया जाता है। जिस समय महाराणा सांगा का राज्याभिषेक होता है उस समय जो आसपास की रियासतें थी, जैसे कि दिल्ली पर कौन सा शासन कर रहा था, दिल्ली पर सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। मालवा में कौन था, मालवा पर नासिर शाह शासन कर रहा था और गुजरात पर कौन शासन कर रहा था, महमूद शाह बेगड़ा, ये गुजरात पे शासन कर रहे थे। बाद में इनका तीनों रियासतों से राणा सांगा के बाद में संघर्ष होता है। दिल्ली के साथ में जो युद्ध लड़ते हैं, दिल्ली के साथ में कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं, एक तो 1517 में कौन सा युद्ध है, खातोली, और एक युद्ध लड़ता है 1518 में, वह कौन सा युद्ध है, बाडी। बाडी के साथ में क्या करते हैं, ये युद्ध लड़ते हैं। मालवा के साथ में 1519 में महाराणा सांगा युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध था, गागरोन। कौन सा युद्ध है, गागरोन था। 1520 में यह गुजरात के साथ में इंद्र के उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या करते हैं, गुजरात का मुकाबला करते हैं। तो यह महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए क्या है, कुछ प्रमुख युद्ध है। कौन कौन सी रियासतों के साथ में है, तो दोनों युद्ध कौन सी रियासतों के साथ में है, दोनों युद्ध दिल्ली के साथ में। गागरोन का युद्ध कौन सी रियासत के साथ में लड़ा गया था, गागरोन का युद्ध मालवा के साथ में। और इंद्र का उत्तराधिकारी संघर्ष कौन सी रियासत के साथ में था, तो वह था गुजरात के साथ में। तो यह कुछ महाराणा सांगा का प्रमुख युद्ध थे। उसके बाद में महाराणा सांगा का संघर्ष किनके साथ में होता है, मुगलों के साथ में। मुगलों के साथ में ये दो युद्ध लड़ते हैं, कब, 1527 में। कब, 1527 में। कौन सा युद्ध है, एक तो बयाना का युद्ध, कौन सा युद्ध है, बयाना का युद्ध। और एक 1527 में दूसरा कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, खानवा का युद्ध, जिसके बारे में कल हमने क्या है डिटेल से चर्चा करी थी। खानवा का युद्ध जो कि उसकी एग्जैक्ट डेट क्या बताई गई है, 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527। और वीर विनोद एक किताब है, उसके अंदर इसकी डेट क्या दी गई है, वीर विनोद के अनुसार इसकी डेट दी गई है 16 मार्च। यहाँ तक की बातें कल हमने देख ली थी। इसके बाद में हमने देखा था कि जब खानवा का युद्ध हुआ था वह किन किन के बीच में हुआ था, तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर, किन किन के बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर, जिसके दौरान इन्होंने युद्ध की अपने अपने से तैयारी करी। जैसे बाबर ने इस युद्ध को क्या घोषित किया था, जिहाद घोषित किया था। मुस्लिम व्यापारियों से कौन सा कर हटाया था, तमगा कर हटा दिया था। और साथ के साथ में क्या छोड़ने का फैसला किया था, शराब छोड़ने का फैसला किया था। प्लस युद्ध जीतने के बाद में किसकी उपाधि धारण करी थी, गाजी की उपाधि धारण करी थी। ये बातें क्या है, हमने देखी थी। राणा सांगा द्वारा राजस्थान के राजपूत राजाओं को जो पत्र लिखे गए थे उन्हें क्या कहा गया था, उन्हें पाती पर्वन कहा गया था। कौन से कहा गया था, पाती पर्वन कहा गया था। और राजस्थान के अनेक राजाओं ने राणा सांगा की तरफ से क्या किया था, युद्ध में भाग लिया था। जैसे मारवाड़ से कौन आया था, मालदेव। आमेर से कौन था, पृथ्वीराज। सादड़ी से कौन थे, झाला अज्जा। इंद्र से कौन थे, भारमल। बागर से कौन थे, उदय सिंह। बीकानेर से कौन थे, कल्याणमल। तो ये सभी राजा जो कि क्या है, युद्ध भूमि में किसकी तरफ से लड़े थे, राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। राणा सांगा ने जो इनको लेटर लिखे थे, उन लेटरों को क्या कहा गया है, उन लेटरों को कहा गया है पाती पर्वत। क्या कहा गया है, पाती पर्वत। और खानवा युद्ध की आखिरी रिजल्ट क्या आता है कि खानवा युद्ध में आखिरी विजय किसकी होती है, तो खानवा युद्ध में विजय कौन होता है, बाबर होता है। क्यों, क्योंकि इसका एकमात्र कारण था कि सबसे पहले इस युद्ध में किसका प्रयोग किया था, तोप खाने का प्रयोग किया था। साथ के साथ में मुस्लिम सेना के पास में क्या थे, हल्के हथियार थे, अपेक्षा राजपूतों के पास में क्या थे, भारी हथियार थे। और साथ के साथ में कौन सी युद्ध पद्धति, तुलगमा युद्ध पद्धति। कौन सी, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग इस युद्ध में किया गया था। तोप खाने का प्रयोग किया गया था, जो कि क्या था, राजपूतों के लिए एकदम नया था। इसलिए राजपूतों को उसके पास में कोई तोड़ नहीं था। जबकि राजपूतों के हार की जो प्रमुख कारणों में से हम अगर बात करें, प्रमुख कारणों में से, तो सबसे पहले क्या थे, भारी हथियार। सबसे पहले क्या थे, भारी हथियार। दूसरी बात ये थी कि इसकी जो सेना थी, महाराणा सांगा की जो सेनाएं थी,
वे क्या अलग अलग सेना नायकों के नेतृत्व में लड़ रहे थे, इसलिए क्या थी, सेना में एकता की कमी थी। क्या थी, सेना में एकता की कमी। और सबसे बड़ा जो कारण था वह क्या था, युद्ध भूमि में क्या हो गए थे, राणा सांगा घायल हो गए थे। युद्ध भूमि में क्या हो गए थे, राणा सांगा घायल हो गए थे। इस कारण से ये था। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो बताना भूल गए थे कि महाराणा सांगा की तरफ से क्या है कि एक तो रायसीन था, एक रायसीन जगह है, वहां का जो राजा या सामंत था उनका नाम था सलादितावर। क्या नाम था, सलादितावर। और नागौर, नागौर रियासत से कौन थे, नागौर रियासत से जो महाराणा सांगा के साथ दे रहे थे वे कौन थे, खानजादे मुस्लिम। कौन थे, खानजादे मुस्लिम। बीच युद्ध के दौरान यह लड़ने, युद्ध किसकी तरफ से आए थे, महाराणा सांगा की तरफ से लड़ने आए थे, लेकिन बीच युद्ध में यह किसकी तरफ जाकर मिल गए थे, तो यह बाबर की तरफ जाकर मिल गए थे। यानी कि महाराणा सांगा को बीच युद्ध में रायसीन के सलादितावर और नागौर के खानजादे मुस्लिम क्या दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, और बाबर को जाकर इनकी महाराणा सांगा की युद्ध नीति बता देता है। तो एक प्रमुख वजह क्या है, यह भी है महाराणा सांगा के युद्ध में पराजित होने की। उसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार से इनका इलाज कहाँ पे किया गया था, बसवा दौसा में इनका इलाज किया गया था। उसके बाद में इरिच में इनको जहर दे दिया गया था, और कालपी में क्या हो जाती है, महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। बाद में मांडलगढ़ में क्या बना दी जाती है, मांडलगढ़ में इनकी छतरी बना दी जाती है। ये सभी चीजें हमने डिस्कशन कर लिए थे। महाराणा सांगा के बाद में राजा कौन बनता है, रतन सिंह राजा बनता है, लेकिन वह भी क्या है, बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ क्या मारा जाता है, बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। उसके बाद में अगला राजा कौन बनता है, उसके बाद में महाराणा सांगा का एक और पुत्र कौन, विक्रमादित्य, वह अगला राजा बनता है। इसके समय की प्रमुख घटनाएं क्या होती है, 1535 में चित्तौड़ में दूसरा साका क्या होते हैं, 1535 का चित्तौड़ का सेकंड साका, चित्तौड़ का सेकंड साका कौन करता है, जौहर कौन करता है, तो जौहर रानी कर्णावती, जौहर का नेतृत्व कौन करती है, रानी कर्णावती। प्लस केसरिया का नेतृत्व कौन करता है, तो देवलिया दीवान, क्या है, देवलिया के बाघ सिंह कौन करते हैं, केसरिया का नेतृत्व, बाघ सिंह केसरिया का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद में विक्रमादित्य की हत्या कौन कर देता है, विक्रमादित्य की हत्या बनवीर कर देता है। बनवीर जो कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। विक्रमादित्य की हत्या के बाद में अब ये किसको मारना चाहते हैं, उदय सिंह को मारना चाहते हैं, लेकिन उदय सिंह की रक्षा कौन करते हैं, उदय सिंह की रक्षा उनकी धाय जिनका नाम क्या था, पन्ना धाय, अपने पुत्र का चंदन का बलिदान देकर क्या कर लेती है, उदय सिंह की रक्षा कर लेती है। और उदय सिंह को लेकर कौन से दुर्ग में जाती है, तो उदय सिंह को लेकर कौन से दुर्ग में जाती है, कुंभलगढ़, कौन से दुर्ग में जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग में जाती है। और कुंभलगढ़ दुर्ग उस समय किनके पास था, आशा देवपुरा, कुंभलगढ़ दुर्ग का उस समय किलेदार कौन था, आशा देवपुरा कुंभलगढ़ का किलेदार था। वह क्या करता है, पन्नाधार उदय सिंह को क्या देते हैं, आशा देवपुरा अपने पास में शरण देते हैं। तो यहाँ तक की बातें क्या है, हमने पढ़ी थी। कल तक की क्लास में क्या है, हमने यहाँ तक की बातें पढ़ी थी। अभी टाइम हमारी क्लास को स्टार्ट हुए 5 से 6 मिनट हुए, 5 से 6 मिनट में कल का हमने पूरा रिवाइज कर लिया। अब आगे की कहानी बढ़ते हैं। उदय सिंह की रक्षा करके पन्नाधार उनको कहां ले जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जहां पर क्या है, आशा देवपुरा उनको शरण देता है। और वह उदय सिंह के साथ में क्या है, कुंभलगढ़ी कुछ दिनों तक विश्राम करती है। वह यह प्रतीक्षा करती है कि कैसे मामला थोड़ा शांत हो, और सही मौका आने पर उदय सिंह क्या है, मेवाड़ पर वापस अधिकार करे। दूसरी तरफ चित्तौड़ में अब कौन राजा बन चुका था, चित्तौड़ में बनवीर राजा बन चुका था। और चित्तौड़ के जो स्वामी भक्त और देशभक्त सरदार थे वह ये मान चुके थे कि बनवीर ने महाराणा सांगा के पुत्रों को खत्म करके सिसोदिया शाखा का अंत कर दिया है, इसलिए वह भी उदय सिंह को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब चंदन की हत्या हुई थी तो मेवाड़ महाराणा या मेवाड़ के जो सरदार थे वह सोच रहे थे कि राजकुमार उदय सिंह की भी क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है, जो महाराणा सांगा का क्या था, आखिरी उत्तराधिकारी था। दूसरी तरफ उदय सिंह जो पन्ना धाय और आशा देवपुरा के नेतृत्व में कहां पर बैठे थे, कुंभलगढ़ किले में बैठे थे। वह यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, युद्ध कला सीख रहे थे। जैसे सही समय आया था, उदय सिंह जी थोड़े बड़े हुए, तो पन्ना धाय ने मेवाड़ के जो देशभक्त सरदार थे उनके पास मैसेज पहुंचाया था कि आप लोग क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग आकर मिलिए। जब वह कुंभलगढ़ दुर्ग में सारे मेवाड़ सरदार मिले थे तो पन्ना धाय बोलती है कि ये जो आप नवयुवक को यहाँ पर बैठा हुआ देख रहे हो, ये कोई और नहीं, ये महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह है।
मेवाड़ सरदारों ने बोला कि हम कैसे मान ले, क्योंकि हमारे अनुसार, हमारी जहां तक जानकारी है, उदय सिंह की तो हत्या किसने कर दी थी? बनवीर ने उसी रात हत्या कर दी थी जिस रात को विक्रमादित्य की हत्या हुई थी। पन्नादाय बोलती है कि वह उदय सिंह नहीं थे, वह क्या था? मेरा पुत्र चंदन था। मैंने राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन को राजकुमार उदय सिंह की जगह लिटाया था और राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी। लेकिन चूंकि मेवाड़ के सरदारों को लगा कि हो सकता है पन्नादाय झूठ बोल रही हो और यह अपने पुत्र चंदन को ही उदय सिंह बनाकर पेश कर रही हो, क्योंकि उदय सिंह को किसी ने नहीं देखा था। मेवाड़ में उदय सिंह जी को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जब उदय सिंह जी पैदा हुए थे तब से वे क्या थे? अपने ननियाल रहे थे और बाद में उनको पन्नादाय ने क्या है संभाला था। इसलिए उदय सिंह जी के चेहरे को कोई परिचित नहीं था, इसलिए मेवाड़ के सरदारों ने उदय सिंह जी को पहचानने से इनकार कर दिया था और बार बार आरोप लगा रहे थे कि हो सकता है कि पन्नादाय के मन में लालच आ गया हो या अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह बनाकर हमारे सामने पेश कर रही हो। उसके बाद में पन्नादाय बोलते कि अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो राजकुमार उदय सिंह अपने ननियाल तो रहे हैं, ननियाल वाले तो जानते होंगे ना कि राजकुमार उदय सिंह कौन है, तो आप एक काम कीजिए, उदय सिंह जी के ननियाल वालों को बुलाई जाए। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है? उदय सिंह जी के ननियाल वाले आए। उन्होंने जब जाकर देखा तो वे तुरंत उदय सिंह जी को पहचान गए कि अरे ये तो हमारे ही नवासे हैं, मतलब कि हमारे ही भांजे हैं, ये यहाँ पर कैसे आ गए? इनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। बाद में पन्नादाय उनको पूरी कहानी समझाती है और उदय सिंह जी के ननियाल वाले ये कंफर्म करते हैं कि यह महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह ही है। इसके बाद में मेवाड़ सरदारों में थोड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम हमारे राणा सांगा जी का क्या है, जो आखिरी वंशज था वह जीवित है। इसलिए पूरे जो मेवाड़ के देशभक्त सरदार थे वह क्या थे? महाराणा उदय सिंह जी के फेवर में आ जाते हैं और महाराणा उदय सिंह के क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग में रात तिलक कर देते हैं। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में रात तिलक कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे दो थड़े बट गए थे, क्योंकि जो मेवाड़ था, मेवाड़ पर कब्जा करके कौन बैठा है? मेवाड़ पर कब्जा करके बनवीर बैठा है। बनवीर की साइड में कुछ सामंत और मंत्री हैं, बनवीर की साइड में कुछ सामंत और मंत्री हैं, और जो मेवाड़ के जो देशभक्त मंत्री और सामंत है, जैसे उनको पता लगा कि राजकुमार उदय सिंह जीवित है, महाराणा सांगा के आखिरी वंशज जीवित है, तो वे मेवाड़ का नाम महाराणा किसको बना देते हैं? उदय सिंह जी को। किसको बना देते हैं? उदय सिंह जी को मेवाड़ का महाराणा बना देते हैं। कहां पर बना देते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में। लेकिन इनके पास में अभी भी, उदय सिंह जी के पास में क्या है? अभी भी अपनी प्रमुख राजधानी क्या नहीं है? चित्तौड़ नहीं है, क्योंकि चित्तौड़ पर कौन बैठा हुआ है? चित्तौड़ पर बनवीर बैठा हुआ है। इसलिए उदय सिंह जी अपनी सेना को एकत्रित करते हैं, अपने देशभक्त सरदारों को एकत्रित करते हैं और 1540 में क्या? 1540 में कहां पर अटैक करते हैं? उदयपुर पर, सॉरी चित्तौड़गढ़ पर। कहां पर अटैक करते हैं? चित्तौड़गढ़ पर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में कौन बैठा हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बनवीर बैठा हुआ है। इसलिए 1540 को कहां पर अटैक करते हैं? तो यह चित्तौड़ पर अटैक करता है। तो अब हम पढ़ते हैं कौन है? महाराणा उदय सिंह। अब अगला राजा कौन पढ़ेंगे हम? महाराणा उदय सिंह। टाइम पीरियड 1537 टू 1572। कौन है? महाराणा उदय सिंह। 1537 से 1572। इनका राज तिलक पहले का होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। इनकी रक्षा, प्राणों की रक्षा कौन करते हैं? पन्नादाय। और ये राजा कैसे बनते हैं वह सभी कहानी मैंने क्या है आपको समझाती है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह चित्तौड़ छीनने के लिए क्या करते हैं? चित्तौड़ पर अटैक करते हैं तो इनका एक युद्ध होता है। वह कौन सा युद्ध होता है? मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? मावली का युद्ध। चित्तौड़ में कौन बैठा हुआ है? चित्तौड़ में बैठा हुआ है बनवीर। मावली का युद्ध कब होता है? 1540 में। तो ये चित्तौड़ पर किस पर अटैक कर रहे हैं? अब बनवीर पर अटैक कर रहे हैं। उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? मावली का युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन कौन है? राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह वर्सेज बनवीर। राणा उदय सिंह और बनवीर, इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? इनके बीच में मावली का युद्ध होता है। इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह क्या होता है? इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह विजयी हो जाता है। और महाराणा उदय सिंह विजयी होकर किस पर पुनःअधिकार कर लेते हैं? महाराणा उदय सिंह विजयी होकर चित्तौड़ पर पुनःअधिकार कर लेते हैं। तो कौन से युद्ध से महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करते हैं? तो मावली के युद्ध में। किसके खिलाफ लड़ते हैं? बनवीर के खिलाफ में। कौन से युद्ध से चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करते हैं? मावली युद्ध से महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करते हैं। मावली का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। मावली का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और वास्तविकता में देखा जाए
तो साल 1540 महाराणा उदय सिंह के लिए बहुत ही लकी साल रहता है, यानी खुशनसीब साल रहता है, क्योंकि 1540 में एक तो ये क्या कर लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, और इसी साल पे इनके घर पे पुत्र जन्म लेता है जो इतिहास का सबसे महानतम योद्धा कहलाता है, नाम है महाराणा प्रताप। 1540 में और किन का जन्म होता है, उदय सिंह के पुत्र जो बाद में जाकर इतिहास के सबसे महान योद्धा बने थे, कौन, महाराणा प्रताप। उनका जन्म भी कब होता है, 1540 में। तो 1540 में उदय सिंह किस पर कब्जा कर लेते हैं, पुनः चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं। कब, कौन से युद्ध में, मावली के युद्ध में। तो मावली युद्ध जीतने के बाद में महाराणा उदय सिंह क्या करते हैं, चित्तौड़ पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। अब थोड़ी बात आगे, चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में महाराणा उदय सिंह सकुशल अपना शासन कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं महाराणा उदय सिंह 1559 ईस्वी में, क्या है 1559 ईस्वी में एक नए शहर की स्थापना करते हैं। कौन से, एक नए शहर की स्थापना करते हैं। महाराणा उदय सिंह ने वह शहर बसाया था, इसलिए उस शहर का नाम था उदयपुर। तो महाराणा उदय सिंह ने कौन से शहर की स्थापना करी थी, उदयपुर की स्थापना कब करी थी, 1559 में। कब करी थी, 1559 ईस्वी में किसकी स्थापना करी थी, उदयपुर की स्थापना करी थी। उदयपुर में ही इन्होंने पास में क्या है, एक मंदिर का निर्माण कराया था। उदयपुर के पास में क्या किया था, एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी माता का, भारी माता, भारी माता मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था इन्होंने, उदयपुर में। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, भारी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में जो मेवाड़ की राजधानी थी वह चित्तौड़ से ट्रांसफर करके कहां पर स्थापित करी थी, उदयपुर। तो उदयपुर बसाने के क्या है, उदयपुर में क्या कर ली थी, राजधानी स्थानांतरित। उदयपुर में क्या कर लेती थी, राजधानी स्थानांतरित। तो अगर आपसे विशेषकर महाराणा उदय सिंह जी के बारे में पूछा जाए तो महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ कौन से युद्ध से प्राप्त करते हैं, मावली के युद्ध से। किसके खिलाफ लड़ते हैं, बनवीर के खिलाफ में। उसके बाद में वह क्या करते हैं, 1559 ईस्वी में कौन सा शहर बसाते हैं, उदयपुर की स्थापना करते हैं। वहां पर कौन सा, भारी माता का मंदिर बनाते हैं, और उदयपुर में क्या कर लेते हैं, राजधानी स्थानांतरित कर लेते हैं। कहां से स्थानांतरित करते हैं, चित्तौड़ से। कौन से स्थान से स्थानांतरित करते हैं, चित्तौड़ से वह राजधानी को स्थानांतरित कर लेते हैं। कहां पर, उदयपुर में वह राजधानी को क्या कर लेते हैं, स्थानांतरित कर लेते हैं। इन दिनों जब महाराणा उदय सिंह मेवाड़ पर शासन कर रहे थे, उस समय महाराणा उदय सिंह के जो समकालीन थे वह मुगल बादशाह कौन थे, अकबर। तो महाराणा उदय सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन थे, अकबर। उस समय अकबर जो था वह राजपूताना में क्या है, सहयोग की नीति अपना रहा था। वह राजपूताना के बहुत से राजाओं को क्या है, अपना मित्रत्व बना रहा था, अपना मित्र बना रहा था। कुछ लोगों से वह संधि कर रहा था, और कुछ लोगों से क्या है, वह युद्ध कर कर उनको अपने अधीन कर रहा था। लेकिन मेवाड़ रियासत जो कि सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए जानी जाती है, मेवाड़ रियासत ने अकबर के संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, और ये सीधा अकबर को क्या है, युद्ध के लिए खुली चुनौती, खुला मैदान का निमंत्रण मेवाड़ रियासत हमेशा से मुगलों को देती आई है। अकबर ने मेवाड़ से संधि के भी प्रयास किए थे, लेकिन मेवाड़ ने दो टूक कहा था कि हम किसी भी विदेशी बाहरी शक्ति से कोई भी मित्रता या संधि नहीं करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि हम मुगलों से भयभीत है, तो ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस कारण अकबर अब क्या करना चाहता है, मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है, क्योंकि अकबर बाकी सभी राजपूतानाओं में कुछ रियासतों में वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने फेर में ले चुका है। जैसे एग्जाम्पल है आमेर कछवा रियासत। वैसे वह बीकानेर रियासत वगैरह पर भी क्या कर चुका है, वह वहां से मैत्री संबंध स्थापित कर चुका है। लेकिन उसकी आंख में जो सबसे ज्यादा खटक रहा है वह क्या है, मेवाड़ है। इसलिए मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अकबर 1568 में, कब 1567-68 में क्या कर देता है, मेवाड़ पर आक्रमण। 1567-68 पर क्या कर लेता है, मेवाड़ पर आक्रमण कर लेता है, मेवाड़ पर आक्रमण। तो अकबर मेवाड़ पर आक्रमण कब करता है, 1567-68 में अकबर क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है, और 6 माह तक क्या है, 6 माह तक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर क्या करता है, घेराव डालता है। 6 माह तक क्या करता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या करता है, वह घेराव डालता है। इसलिए महाराणा उदय सिंह क्या है, अपनी रक्षा हेतु अपने जो सह परिवार के साथ में क्या चले जाते हैं, अकबर के आक्रमण के समय सह परिवार के समय कहां चले जाते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में।
सपरिवार कहाँ पे चल जाते हैं? गिरवा की पहाड़ी में, क्योंकि जब अकबर 6 माह का घेराव जब किले के बाहर डालता है तो 6 माह तक तो राजपूत योद्धा जिनके पास में अनाज भंडार वगैरह थे उन सभी से उन्होंने 6 माह तक गुजारा कर लिया। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे अनाज समाप्त होने लगा था, अब सबसे बड़ी ये समस्या ये थी कि सामने कौन, किले के सामने कौन बैठे? मुगल सेना, जिन्होंने पूरी रसद सामग्री की क्या है, सप्लाई चेन तोड़ दी है। अब अगर हम किले के दरवाजे खोल दे तो दुश्मन हमारे ऊपर आ जाएगा, तो वह हमें मार देगा, या फिर अगर हमने दरवाजे नहीं खोले तो हम भूख से मर जाएंगे। यानी कि हमारे पास में अब शस्त्र उठाने के अलावा कोई समाधान नहीं है। लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा उदय सिंह को समझाया था कि अभी कुछ वर्षों पहले हम खानवा युद्ध हार चुके हैं। खानवा युद्ध में हमारी सबसे बड़ी भूल ये थी कि हमने हमारे राजा को आगे कर दिया था। महाराणा सांगा वो युद्ध भले ही हार चुके थे, लेकिन खुद महाराणा सांगा भी जिंदा नहीं बचे थे। उसके बाद में क्या घटनाक्रम हुए थे आप भली भांति जानते हो राणा जी, कि कैसे बनवीर ने इसका फायदा उठाया था, गुजरात की रियासतों ने इसका फायदा उठाया था। वापस मेवाड़ की ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए सभी मेवाड़ सरदारों ने क्या कहा था? महाराणा उदय सिंह को किला छोड़ने के लिए कहा था। किसके साथ में? सपरिवार के साथ में। उन्होंने कहा था कि आप सुरक्षित स्थान पर अपने परिवार के साथ जाइए, किले को हम संभाल लेंगे, युद्ध में लड़ना है, जीतना है या मरना है वह हम देख लेंगे। अगर आप सुरक्षित रहे तो कल को तो आप सेना वापस एकत्रित करके कम से कम अटैक करके हमारे किले को वापस तो छुड़वा लोगे, हमारे मेवाड़ को वापस तो स्वतंत्र करा लोगे। इसलिए मेवाड़ सरदार के प्रेशर के कारण महाराणा उदय सिंह सपरिवार सहित कहां पे चले जाते हैं? गिरवा की पहाड़ियों में। कहां पे चले जाते हैं? सपरिवार सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब महाराणा उदय सिंह की अनुपस्थिति में चित्तौड़गढ़ के किले की जो जिम्मेदारी है वह कौन संभालते हैं? तो महाराणा उदय सिंह के 2 सेनानायक, उनका नाम है जयमल और फत्ता। क्या है? जयमल और फत्ता। इनको पूरे चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी संभालकर महाराणा उदय सिंह सपरिवार से कहां पे चले जाते हैं? गिरवा की पहाड़ियों में। अब परिचय पढ़ते हैं कि आखिर जयमल कौन थे? तो जयमल जी थे, वह थे मेड़ता के राजा। जयमल जी कहां के राजा थे? मेड़ता के राजा। मेड़ता जिसके ऊपर 1562 ईस्वी में क्या कर लेता है? अकबर अधिकार कर लेता है। मेड़ता पर अकबर अधिकार कर लेता है 1562 ईस्वी में, अकबर अधिकार कर लेता है। इसलिए मेड़ता के राजा जयमल जी इन दोनों कहां पे शरण प्राप्त किए हुए हैं? इन दोनों चित्तौड़ में शरण प्राप्त किए हुए हैं। दूसरे हैं फत्ता जी। दूसरे कौन है? फत्ता जी। यह मेवाड़ के एक ठिकाना है आमेट। क्या है? मेवाड़ का एक ठिकाना है आमेट, वहां के सामंत है। क्या है? मेवाड़ का एक ठिकाना है आमेट, वहां के सामंत है। और आमेट मेवाड़ का क्या है? प्रथम श्रेणी ठिकाना। आमेट मेवाड़ का क्या है? प्रथम श्रेणी ठिकाना। तो महाराणा उदय सिंह अब अपने किन 2 सेना नायकों को किले की जिम्मेदारी सौंपते हैं? जयमल और फत्ता को। जयमल जी कौन है? जो कि मेड़ता के राजा हैं और जिनका मेड़ता के ऊपर 1562 में अकबर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। ठीक वैसे फत्ता जी क्या है? फत्ता जी आमेट के सामंत है, और जो कि आमेट क्या है? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना। जयमल जी और फत्ता जी क्या है? अब मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हैं और अकबर से युद्ध का सामना करते हैं। लेकिन अकबर एक बहुत ही शक्तिशाली राजा, और मुगलों के पास में क्या थे? आधुनिक हथियार थे, जैसे कि तोप और बंदूकें। और राजपूत योद्धा के पास में क्या थी? तलवारें थी। तो ऐसा कहा जाता है कि मुगलों द्वारा जब चित्तौड़गढ़ किले का घेराव किया गया था तो वे अपनी तोपों से क्या है? किले की दीवार तोड़ देते थे। मुगल रात में, दिन में कभी भी हमला करके क्या है? किले की दीवार तोड़ देते थे। अब जब वे किले की दीवार तोड़ते थे तो मुगल सैनिक प्रयास करते थे कि इस टूटी हुई दीवार से किले के अंदर घुसा जाए, लेकिन दिन में तो राजपूत योद्धा ने रोक देते थे। और रात होते होते जयमल जी क्या करते थे? उस जो टूटी हुई दीवार को तुरंत चुनवा देते थे, ताकि दुश्मन सैनिक हमारे किले के भीतर ना घुस पाए। ठीक वैसे ही किसी एक रात को जब जयमल जी वह टूटी हुई दीवार की मरम्मत करवा रहे थे, तो अकबर अपनी दूरबीन के जरिए क्या है? ये देख लेता है कि किले की दीवार के ऊपर कोई एक बड़ा राजपूत योद्धा खड़ा हुआ है जो किले की क्या है? मरम्मत करवा रहा है। अकबर तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और अपनी बंदूक से उस योद्धा की तरफ निशाना लगाता है। वह गोली सीधे उसके पैर में लगती है। वह योद्धा जयमल जी थे। जयमल जी क्या है? वह घायल हो जाता है। अकबर की बंदूक से क्या है? वह घायल हो जाते हैं। किस दौरान? किले की मरम्मत करने के दौरान जयमल जी घायल हो जाते हैं। जब मेवाड़ के बाकी सामंतों को या फत्ता जी को पता लगता है कि जयमल जी घायल हो चुका है, तो थोड़ा और चिंतित हो जाते हैं कि अब जयमल जी जो कि हमारे प्रधान सेनापति हैं,
अगर वह ही घायल हो गए तो इससे क्या है, हमारे सेना का मनोबल टूटेगा। इसलिए अब चित्तौड़ के मंत्रियों और सेनापतियों के पास में सिर्फ एक रास्ता बचता है, वह है अकबर से आमना सामना करने का। इसलिए वह पुनः इतिहास को दोहराते हैं। और अब मेवाड़ में क्या होता है, अब मेवाड़ में होता है तीसरा साका। किसके आक्रमण के समय, अकबर के आक्रमण के समय क्या होता है, मेवाड़ का तीसरा साका। अकबर का आक्रमण कब होता है, 1568 में, मेवाड़ का तीसरा शाखा। और आपको ध्यान रखना है कि यह क्या था, मेवाड़ का अंतिम शाखा। मेवाड़ का तीसरा और मेवाड़ का अंतिम शाखा कौन सा था, अकबर के आक्रमण के समय। कब हुआ था, 1568 ईस्वी में। भाई शाखे में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है केसरिया, एक तो होते हैं केसरिया और एक होता है जौहर। क्या क्या चीजें होती है, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। केसरिया का नेतृत्व कौन किया था, राजा। राजा अगर उपस्थित नहीं है तो राजा के बाद में कौन करेंगे नेतृत्व, सेनापति। तो सेनापति कौन थे, जयमल और फत्ता। सेनापति कौन थे, जयमल एंड फत्ता। कौन थे, जयमल और फत्ता। जौहर किसने किया था, जौहर किया था फूलकवर ने। एक रानी थी जिनका नाम क्या था, फूलकवर, जो कि किनकी रानी थी, फत्ता जी की रानी। किनकी रानी थी, फत्ता जी की पत्नी। इन्होंने किसका नेतृत्व किया था, इन्होंने जौहर का नेतृत्व किया था। मैंने अभी आपको बताया था कि दो सेना नायक कौन थे, जयमल और फत्ता जी। वैसे जौहर का नेतृत्व किसने किया था, जौहर का नेतृत्व किया था फूलकवर ने। फूलकवर कौन थी, तो फूलकवर आपको ध्यान रखना है, फत्ता जी की रानी थी। फूलकवर कौन थी, फत्ता जी की रानी, फत्ता जी की पत्नी और जयमल की बहन। फत्ता जी की पत्नी और जयमल की बहन, यानी कि जयमल और फत्ता जी आपस में क्या थे, जीजा साले। आपस में क्या थे, जीजा साले। और फत्ता जी की रानी का क्या नाम था, फूलकवर, जो कि क्या थी, जयमल जी की बहन थी। इन्होंने किसका नेतृत्व किया था, तो इन्होंने नेतृत्व किया था जौहर का। केसरी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, जयमल और फत्ता जी। और जौहर का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, फूलकवर, जो कि क्या है, फत्ता जी की पत्नी है। कब की बात है ये, 1568 में। इस घनघोर युद्ध में मेवाड़ साइड के जितने भी सैनिक थे वह सभी क्या है, वह सभी मारे जाते हैं। और फाइनली इस युद्ध को कौन जीतता है, इस युद्ध को अकबर जीतता है। और अकबर क्या करता है, 25 फरवरी, अकबर कब, 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। 1568 को क्या है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में क्या करता है, वह यहाँ पर 30,000 लोगों का क्या कर लेता है, नरसंहार। 30,000 लोगों का क्या करवाता है अकबर, नरसंहार करवाते हैं। क्योंकि जब वह चित्तौड़ किले में प्रवेश करता है तो वह वहां पर ये देखता है कि यहाँ पर राणा उदय सिंह व उसके परिवारजन कोई भी नहीं है। तो इससे अकबर थोड़ा क्रोधित होकर चित्तौड़गढ़ किले में क्या करता है, नरसंहार का आदेश देता है। और 30,000 लोगों का क्या करता है, नरसंहार करता है। और चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद में अकबर यहाँ पर एक सिक्का चलाता है। उस सिक्के का क्या नाम है, एलची। उस सिक्के का क्या नाम है, एलची सिक्का। कौन सा सिक्का है, एलची सिक्का। कौन चलाता है, अकबर चलाता है। एलची सिक्का यहाँ पर क्या करता है, अकबर यहाँ पर चलाता है। प्लस इस युद्ध में अकबर अगर सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित होता है तो किनकी वीरता से प्रभावित होता है, जयमल और फत्ता की। इसलिए अकबर क्या करता है कि आगरा जो किला है, अकबर के पास में कौन सा किला है, आगरा किला। आगरा किले के दरवाजे पर आगरा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की क्या लगा देता है, मूर्तियां लगवा देता है। जयमल फत्ता की मूर्तियां लगाता है। जयमल फत्ता की मूर्तियां लगवाता है। कौन से किले पर, आगरा किले पर। किसकी, जयमल और फत्ता की क्या लगाता है, मूर्तियां लगाता है। इसका जो जानकारी देता है वह एक फ्रांसीसी यात्री है, बर्नियर। फ्रांसीसी यात्री कौन है, उनका नाम क्या है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर। वह क्या देता है, इन बात की जानकारी देता है कि अकबर ने क्या लगाई थी, आगरा किले पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगाई थी। इसकी जानकारी कौन देता है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर इसकी जानकारी देता है। और इनकी एक बुक है, द ट्रेवलर ऑफ मुगल एम्पायर। द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर क्या है,
यह बर्नियर की क्या है, किताब है, जिसमें क्या देता है, वह इस बात की जानकारी देता है कि अकबर ने आगरा किले में क्या जयमल और फत्ता जी की क्या लगाई थी, मूर्ति लगाई थी। जयमल और फत्ता की क्या लगाई थी, मूर्ति लगाई थी। उसके बाद में, इस युद्ध के बाद में राणा उदय सिंह के हाथों से क्या निकल जाता है, राणा उदय सिंह के हाथों से चित्तौड़ निकल जाता है और वह बाकी समय कहां पर व्यतीत करता है, बाकी समय वह उदयपुर, बाकी समय कहां पर, वह उदयपुर में व्यतीत करता है। और उदयपुर के पास में एक और जगह है, वह कौन सी जगह है, गोगुंदा। कौन सी जगह है, गोगुंदा। गोगुंदा में वह क्या है, अपना अंतिम समय व्यतीत करता है। कौन सी जगह, गोगुंदा में वह अपना अंतिम समय व्यतीत करता है। और गोगुंदा में 28 फरवरी, कब, 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का क्या हो जाता है, महाराणा उदय सिंह का निधन हो जाता है। और ये 28 फरवरी 1572 को कौन सा दिन था, होली के दिन। क्या है, होली के दिन महाराणा उदय सिंह का क्या हो जाता है, महाराणा उदय सिंह का निधन हो जाता है। कब, 28 फरवरी 1572 में। कौन से स्थान पर, गोगुंदा में क्या है, उदय सिंह जी का निधन हो जाता है। तो यह कहानी क्या थी, उदय सिंह जी की थी। अगर उदय सिंह जी के बारे में देखें तो सबसे प्रमुख क्या है यहाँ पर, अकबर का आक्रमण, और साथ के साथ में अकबर का आक्रमण कब होता है, 1568 में, और साथ के साथ में 1559 में क्या है, उदयपुर की स्थापना। यह महाराणा उदय सिंह जी के जीवन काल की क्या है, प्रमुख घटनाएं हैं। साथ के साथ में आप 1540 का क्या याद कर सकते हो, मावली का युद्ध। क्या है, मावली का युद्ध। तो यह महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा करवाए गए कुछ विशेष कार्य, उनके राजनीतिक घटनाक्रम और उनके स्थापत्य कला से संबंधित हमने क्या है, चीजें देखी थी। और साथ के साथ में उदयपुर में कौन सी माता का मंदिर बनाया था उन्होंने, भारी माता मंदिर। कौन सी माता का मंदिर बनाया था, भारी माता मंदिर। तो यह चीजें क्या है, आप नोट डाउन कर सकते हो। और उदय सिंह जी की मृत्यु कब होती है, तो उदय सिंह जी की मृत्यु 1572 ईस्वी में कौन से स्थान पर होती है, गोगुंदा में स्थान पर होती है। कौन से स्थान पर होती है, गोगुंदा नामक स्थान पर उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ी बात आगे करते हैं कि जब उदय सिंह जी की मृत्यु होती है तो मेवाड़ के सरदारों को यह लगता है कि आखिर अगला राजा कौन होगा। तो मेवाड़ सरदारों में सबका मानना यह था कि अगला राजा महाराणा उदय सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र कौन है, कुंवर प्रताप। अगले राजा कौन बनेंगे, महाराणा उदय सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र कौन बनेंगे, कुंवर प्रताप। ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था, कुंवर प्रताप। वैसे महाराणा उदय सिंह जी के एक और पुत्र थे, उनका नाम था जगमाल। क्या नाम था, जगमाल। महाराणा उदय सिंह जी के दो पुत्र थे, कुंवर प्रताप और जगमाल। हालांकि एक पुत्र और थे, उनका नाम था शक्ति सिंह, लेकिन उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर उत्तराधिकारी महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद में जो सबसे ज्यादा उत्तराधिकारी संघर्ष था, वह दो पुत्र के बाद में, कुंवर प्रताप और जगमाल के बाद में था। कुंवर प्रताप जो कि एक योग्य थे, पूरी जनता के चहेते थे, मंत्रियों के चहेते थे और स्वयं महाराणा उदय सिंह जी के भी चहेते थे। तो सभी को ये लगता था कि महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु के पश्चात कुंवर प्रताप ही मेवाड़ के अगले महाराणा बनेंगे। लेकिन उदय सिंह जी की एक रानी थी, उनका नाम था भटियाणी रानी धीर कंवर। क्या नाम था, भटियाणी रानी धीर कंवर। इन भटियाणी रानी धीर कंवर का पुत्र था जगमाल। भटियाणी रानी धीर कंवर का पुत्र कौन था, जगमाल। और उदय सिंह जी को इन भटियाणी रानी धीर कंवर से क्या था, प्रेम था। तो इनके प्रभाव में आकर महाराणा उदय सिंह कुंवर प्रताप को ना सही, कुंवर प्रताप को छोड़कर क्या है, जगमाल को क्या बना देते हैं, अगला महाराणा। जगमाल को क्या बना देते हैं, अगला महाराणा। किसके चक्कर में, अपनी रानी धीर कौर के चक्कर में क्या बना देते हैं, जगमाल को अगला महाराणा बना देते हैं। जैसे यह बात मेवाड़ के सरदार को पता लगती है, सभी एक स्वर में क्या करते हैं, जगमाल का विरोध करते हैं। और जगमाल जी को क्या है, कोई स्वीकार नहीं करता, ना तो मेवाड़ के सरदार ना फिर जनता जगमाल जी को स्वीकार नहीं करती है। और कुंवर प्रताप को क्या है, वह सभी अपना राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन कुंवर प्रताप उन्हें समझाता है कि मेरे लिए अपने पिता की आज्ञा भगवान की आज्ञा के बराबर है। अगर पिताजी ने जगमाल को अगला महाराणा बनाया है तो मैं इसको बात को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेवाड़ सरदारों के दबाव में आकर महाराणा प्रताप को वे समझाते हैं कि अगर कुंवर जगमाल मेवाड़ के महाराणा बने तो वह दिन दूर नहीं जब मेवाड़ पर भी क्या है, मुगलों का ध्वज फहराएगा। क्योंकि जगमाल जी में वह लक्षण नहीं है कि वह मेवाड़ की रक्षा कर सके या हमारी स्वतंत्रता की भावना को वह जिंदा रख सके। इसलिए मेवाड़ के जो असंतुष्ट सरदार जो कि जगमाल को अगला महाराणा बनाए जाने से नाखुश थे, वैसे भी क्या कर देते हैं, महाराणा प्रताप का गोगुंदा में क्या कर देते हैं, रात तिलक। महाराणा प्रताप के क्या कर देते हैं, गोगुंदा में रात तिलक। और रात तिलक करने वाले कौन है, कृष्णदास चंडावत। रात तिलक कौन करते हैं, कृष्णदास चंडावत।
आपको याद है राणा लाखा के समय हमने पढ़ा था कि चुंडा के वंशज क्या कहलाते, चुंडा, जिनको विशेष अधिकार क्या दिया था कि वह मेवाड़ महाराणा का क्या करेंगे, राज तिलक करेंगे। उस समय जो चुंडावतों के वंशज थे वह कौन थे, कृष्णदास जी चुंडावत। वह महाराणा प्रताप का क्या कर देते हैं, गोगुंदा पर राज तिलक, कब, 1572 में। अब मेवाड़ के राजा कौन है, महाराणा प्रताप, जिनको किसने चुना है, मेवाड़ के सरदारों ने चुना है, मेवाड़ की जनता ने चुना है। जैसे जगमाल जी को ये खबर पता लगती है कि मेवाड़ के जो सरदार है उन्होंने क्या कर लिया था कि कुंवर प्रताप को राजा चुन लिया था, तो महाराणा जगमाल को अब अपनी जान का खतरा लगा था। इसलिए जगमाल किसके शरण में चले जाते हैं, जगमाल अकबर के शरण में चले जाते हैं। जगमाल किसके पास में चले जाते हैं, अकबर के पास में चले जाते हैं। और अकबर इनको कौन सा परगना, जहाजपुर, कौन सा परगना, जहाजपुर की जागीर प्रदान करता है। जगमाल को कौन सी जागीर प्रदान करता है, जहाजपुर की जागीर प्रदान करता है। और बाद में क्या कर देता है, सुरोई का आधा राज्य, बाद में क्या दे देता है, सुरोई का आधा राज्य भी किसको सौंप देता है, जगमाल को वह सुरोई का आधा राज्य सौंप देता है। तो यह घटनाक्रम महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से था कि महाराणा उदय सिंह ने तो अगला महाराणा किसको बनाया था, जगमाल को। लेकिन कुंवर प्रताप को मेवाड़ के असंतुष्ट सरदार क्या करा देते हैं, अपना राजा बना देते हैं। और 1572 में गोगुंदा में कृष्णदास चुंडावत जी क्या कर देते हैं, कुंवर प्रताप का राज तिलक कर देते हैं। इस बात से असंतुष्ट होकर जगमाल किसके पास चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। अकबर पहले उन्हें कौन सी जागीर देता है, जहाजपुर की जागीर, और बाद में क्या दे देता है, बाद में सुरोई का आधा राज्य दे देता है। तो अब मेवाड़ के जो महाराणा है वह कौन है, महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। कब इनका राज तिलक हुआ था, 1572 से लेकर 1597 तक इनका शासनकाल रहा था। उससे पहले इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। पिता का नाम आप सभी जानते हो, माता का नाम इनके पिता का नाम क्या था, उदय सिंह जी। महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र थे। और माता जी का क्या नाम था, जयवंताबाई। क्या नाम था, जयवंताबाई, जिन्हें राजस्थान की क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीजाबाई भी उन्हें कहा जाता है। पत्नी का नाम था अजबदे पवार, पत्नी का क्या नाम था, अजबदे पवार। कहाँ की राजकुमारी थी यह, बिजोलिया ठिकाने की। कहाँ की राजकुमारी थी, बिजोलिया ठिकाने की राजकुमारी। क्या नाम था रानी का, महाराणा प्रताप की पत्नी का क्या नाम था, अजबदे पवार। कहाँ की राजकुमारी थी, बिजोलिया ठिकाने की। और इनके बचपन का नाम क्या था, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो बचपन है वह भीलों के साथ में बीता है, इसलिए भीलों ने महाराणा प्रताप को क्या नाम दे रखा था, कीका। क्या नाम दे रखा था, कीका। तो महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था, कीका। पिताजी कौन, उदय सिंह जी। माता कौन, जयवंताबाई। पत्नी का नाम क्या है, अजबदे पवार, जो कि क्या थी, बिजोलिया ठिकाने की राजकुमारी थी। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था तो उसको हम बोल देते हैं प्रथम राज्याभिषेक। क्या बोल देते हैं, प्रथम राज्याभिषेक। क्योंकि प्रथम राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, प्रथम राज्याभिषेक इनका हुआ था 1572 में। कहां पर हुआ था, गोगुंदा में। कौन सी जगह हुआ था, गोगुंदा में। किसने किया था, कृष्णदास चुंडावत। किसने किया था, कृष्णदास चुंडावत। और इसमें एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जब महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था तो इस राज्याभिषेक में कौन, मारवाड़ के चंद्रसेन भाग लेते हैं। इस राज्याभिषेक में कौन लेता है, चंद्रसेन भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, चंद्रसेन भाग लेता है। उसके बाद में इनका जो सेकंड राज्याभिषेक होता है वह कौन सी जगह होता है, सेकंड राज्याभिषेक कौन सी जगह होता है, तो इनका सेकंड राज्याभिषेक होता है उदयपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का क्या होता है, दो राज्याभिषेक होता है। पहला कब होता है, 1572 गोगुंदा में, और दूसरा कहाँ होता है, दूसरा उदयपुर में होता है। कब होता है, तो यह भी 1572 में होता है। इसका अतः अब क्या है, मेवाड़ पर अब किसका शासन है, मेवाड़ पर अब महाराणा प्रताप का शासन है। अकबर जो कि क्या था, महाराणा प्रताप को अपना परम शत्रु मानता था। हालांकि शत्रु तो क्या, महाराणा प्रताप से डरते ही थे, क्योंकि महाराणा प्रताप वह नाम है
इतिहास का वह ऐसा महान योद्धा जिसने इस पूरे भारतवर्ष को एक स्वाधीनता और स्वतंत्रता की भावना अगर किसी ने जगाई है, तो अगर उसमें किसी सबसे बड़े योद्धा का हाथ है या सबसे बड़े किसी व्यक्ति का हाथ है, तो वह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है। अकबर जो कि संपूर्ण राजपूताना को उस समय तक अपने फेवर में कर चुका था, संपूर्ण राजपूताना को जीत चुका था, लेकिन उसकी आंख में खटक रहा था, तो सबसे ज्यादा खटक रहा था मेवाड़। और मेवाड़ के भी महाराणा कौन? मेवाड़ के महाराणा प्रताप। अकबर किसी भी कीमत पर क्या करना चाहता था? महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में मिलाना चाहता था। और यहाँ तक कि महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में मिलाने के लिए वह उन्हें आधे हिंदुस्तान की बादशाह तक के देने का वादा कर चुका था। और इसी क्रम में महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में बुलाने के लिए, अपने पक्ष में मिलाने के लिए अकबर द्वारा क्या भेजे गए थे? शिष्टमंडल भेजे गए थे। कितने? 4। तो हम अब पढ़ेंगे अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल। क्या है? अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल। कितनी बार भेजे गए थे? 4 बार भेजे गए थे। तो 4 बार में कौन कौन थे? तो सबसे पहले अकबर ने भेजा था 1572 ईस्वी में अपने एक सेना नायक जिसका नाम था जलाल खां कोरची। क्या नाम था? जलाल खां कोरची। उसके बाद में 1573 में इन्होंने भेजा था मानसिंह को। जयपुर के राजकुमार कौन? मानसिंह। वापस 1573 में इन्होंने भेजा था मानसिंह के पिताजी और जयपुर के राजा भगवान दास जी को। और बाद में 1573 ईस्वी में इन्होंने किसको भेजा था? टोडरमल। शॉर्ट फॉर्म अगर याद करें तो JMBT। क्या है? JMBT। जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। ये हम शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। किसको मनाने के लिए? महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। अकबर द्वारा कितने शिष्टमंडल भेजे गए थे? अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। पहला शिष्टमंडल कब था? 1572 में। किसके नेतृत्व में? जलाल खां कोरची के नेतृत्व में। दूसरा शिष्टमंडल कब था? 1573 में। लेकिन जलाल खां कोरची और मानसिंह को क्या करता है? महाराणा प्रताप स्पष्ट जवाब दे देते हैं कि मैं अकबर के दिन तो स्वीकार नहीं करूंगा। इनफैक्ट मानसिंह से तो महाराणा प्रताप मुलाकात ही नहीं करते हैं। मानसिंह से मुलाकात करने कौन आते हैं? महाराणा प्रताप के सुपुत्र अमर सिंह जी। मानसिंह से तो महाराणा प्रताप मुलाकात ही नहीं करते। जब 1573 में मानसिंह अकबर द्वारा शिष्टमंडल के रूप में जब मेवाड़ आते हैं, तो मानसिंह से महाराणा प्रताप मुलाकात नहीं करते हैं और वह अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपने पुत्र अमर सिंह को क्या कर देते हैं? मानसिंह से मिलने के लिए भेज देते हैं। मानसिंह जब ये बात सुनता है तो मानसिंह को बुरा लगता है और मानसिंह अमर सिंह से बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आपके पिताजी से मिलने आया हूँ, ना कि आपसे मिलने आया हूँ। तो अमर सिंह जी बोलते हैं कि आप जानते हो मेरे पिताजी कौन है? तो वो है मेवाड़ के राजा। और आप कौन हो? मैं जयपुर का राजकुमार हूँ। तो आप क्या मेरे पिताजी के लेवल में हो कि मेरे पिताजी एक राजा है, आप राजकुमार है? तो राजकुमार से सिर्फ राजकुमार मिल सकता है, ना कि राजा मिल सकता है। मानसिंह जी जब ये बात सुनते हैं तो वो और क्रोधित होते हैं। मानसिंह बोलता है कि मैं मुगल सेना का एक बड़ा मनसबदार हूँ, बादशाह अकबर मेरे ऊपर भरोसा करता है, तुम मेरा ऐसे कैसे अपमान कर सकते हो? मुझे राणा जी से मिलना है। तो मानसिंह अमर सिंह जी बोलते हैं कि पिताजी ने आपसे मिलने के लिए साफ मना किया हुआ है कि वह आपसे मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनकी बराबरी के नहीं हो। वह आपको बालक समझते हैं और पिताजी ने साफ संदेश कहा है कि मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता हूँ। तो मानसिंह जी पूरी तरह से खींच खाकर क्या है, इस शिष्टमंडल से क्या अकबर के पास चले जाते हैं और अकबर से जाकर बोलते हैं कि मुझे अभी की अभी सेना दी जाए, मैं महाराणा प्रताप के ऊपर हमला करूंगा। अकबर बोलता है भाई बता तो सही बात क्या हुई? मानसिंह बोलता है कि पहली बात तो महाराणा प्रताप मुझसे मिलने नहीं है, दूसरा उन्होंने अपने पुत्र को भेजा था, उनका पुत्र मुझसे क्या करे? बदतमीजी करे, इसलिए मैं अब अटैक करूंगा। अकबर शांति से पूछता है कि बोला क्या था? तो मानसिंह जी बोलते हैं कि मैं जयपुर का राजकुमार हूं और मेरी कोई औकात नहीं है महाराणा प्रताप से मिलने की, क्योंकि महाराणा प्रताप स्वयं एक राजा है और वे राजा से मिलेंगे। यह बात भले ही मानसिंह जी को क्रोधित हुई थी, लेकिन अकबर इस बात को समझ गया कि एक तरह से बात तो सही है, राजा से मुलाकात करने यार राजा के लेवल का आदमी जाना चाहिए। तो इसलिए अब क्या करते हैं अकबर, मानसिंह को तो शांत बिठाते हैं और मानसिंह के पिताजी को बुलाते हैं। मानसिंह के पिताजी का क्या नाम है? भगवान दास। क्या नाम है? भगवान दास जी। और भगवान दास जी से बोलते हैं कि आप जाकर राणा प्रताप से मुलाकात कीजिए, उन्हें समझाइए कि इस शत्रुता में कुछ नहीं रखा है, कुछ सैनिक हमारे मरेंगे, कुछ सैनिक आपके मरेंगे, लेकिन हम मुगल हैं, हमारे तो इतनी बड़ी शक्ति है
तो आप हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप हमारी अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। यह संदेश लेकर किसको भेजते हैं? भगवान दास जी को। अब भगवान दास जी वापस शिष्टमंडल के रूप में मेवाड़ आते हैं। भगवान दास जी से महाराणा प्रताप मुलाकात करते हैं। भगवान दास जी अकबर को ये अपना संदेश सुनाते हैं और महाराणा प्रताप उत्तर देते हैं कि अकबर से जो बन पड़े वो कर सकता है, हम उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हम स्वतंत्र थे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारी मातृभूमि पर हम किसी बाहरी आक्रमणकारी के कदम नहीं पड़ने देंगे। बाद में जब भगवान दास जी ये समाचार अकबर को सुनाते हैं तो अकबर पुनः एक और बार कोशिश करते हैं और टोडरमल जी को, क्या है, टोडरमल जी को वह महाराणा प्रताप के पास में क्या है, शिष्टमंडल के रूप में भेजते हैं। तो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडलों का क्रम क्या है, तो आपको क्रम इससे याद रखना है, जेएमबीटी से पहले जलाल का कोरची, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। जलाल का कोरची कब आए थे? 1572 में, बाकी सारे 73 में। क्या है? जलाल का कोरची कब आए थे? 1572 में, बाकी सारे 73 में। लेकिन किसी भी शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को अपने फैसलों से नहीं डगमगा पाया था और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। बाकी चीजें हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में जुड़ने के लिए। और एक विशेष सूचना, कल जो हमारे पीवाई के क्वेश्चंस थे कल हमारे टेलीग्राम पे अपलोड नहीं हुए थे, लेकिन आज वह हमारे टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे। साथ के साथ में आज की क्लास के भी क्या है, हमारे जो पीवाई के क्वेश्चंस हैं वह टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और हमारी टीम को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मेहनत करते रहे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।